अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद अब्दुल बारी, एडिटर इन चीफ जनता रिपोर्टर। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं मोहम्मद शहाबुद्दीन, टीपीसी सेक्रेटरी तेलंगाना। आज हम इनसे कुछ सवालात करेंगे मौजूदा हुकूमत के ताल्लुक़ से, मौजूदा हुकूमत के चंद फ़ैसले और इनके इक़दामात के ताल्लुक़ से, और चंद बातें करेंगे शाह साहब की ज़िंदगी के ताल्लुक़ से भी। तो चलिए मैं आपको रूबरू करवाता हूँ मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब से। अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम अस्सलाम। जी, अपने बारे में कुछ शाह साहब बताइए, अपने पॉलिटिकल करियर के बारे में और ज़ाती ज़िंदगी के बारे में। नहीं, पॉलिटिकल करियर तो अल्हम्दुलिल्लाह से जो है हम बाहैसियत कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता स्टार्ट किए थे। ओके। और यूथ कांग्रेस ज्वाइन किए थे सबसे पहले एज ए स्टूडेंट, जब मैं यहाँ पर इंटरमीडिएट कॉलेज में था। तो उसके बाद जो है पास आउट होने के बाद थोड़ी बहुत, क्योंकि मैं जो कॉलेज से पढ़ा और वहाँ पर बहुत सारी जो है हमेशा से क्या है ये पॉलिटिकल रिलेटेड इश्यूज़ वगैरह, इसके ऊपर बहुत सारे जो है चीज़ें प्रोग्राम्स होते थे। तो उनसे मुतासिर होकर जो है मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ अलाइन हुआ। अलाइन होने के बाद जो है फिर उसके बाद थोड़े दिन काम किया ऐसी। काम करने के बाद यूथ कांग्रेस में जो है शामिल हुआ। फिर यूथ कांग्रेस से फिर जो है मैं निकल कर जो है फिर मैं माइनॉरिटी सेल में गया, क्योंकि हमारी वो उस वक्त पे जो माइनॉरिटी चेयरमैन थे वो चाहते थे कि एक यूथ विंग जो है माइनॉरिटी सेल का भी होना चाहिए। तो इसलिए मुझे जो है वहाँ से इनवाइट किया गया था। मैं माइनॉरिटी सेल में काम किया, कांग्रेस पार्टी के आंध्र प्रदेश माइनॉरिटी कांग्रेस सेल में काम किया। उसके बाद फिर जो है फिर मैं पीसीसी में काम किया, मेन बॉडी में 3 टर्म हो चुके हैं अभी। कांग्रेस पार्टी की मेन कमेटी में मैं एज ए जॉइंट सेक्रेटरी और 2 दफ़ा जो है सेक्रेटरी के तहत कांग्रेस पार्टी में काम किया। और इस सफ़र में जो है कई हल्क़े जात का जो है मैं ऑब्ज़र्वर रहा हूँ। ओके। और थ्रू आउट आंध्र प्रदेश पहली बार जो काम मिला मुझे ताड़ीपत्री में, फ़र्स्ट टाइम ही जो है ख़तरनाक एरिया में मुझे काम मिला। ओके। जब वो टाइम पे जेसी दिवाकर रेड्डी साहब जो है वहाँ पर एमएलए का इलेक्शन लड़ रहे थे। फिर वहाँ से आर्लागड्डा, अनंतपुर, रायलसीमा, उन इलाक़ों में ज़्यादा काम करा। उसके बाद फिर भुंगीर, वरंगल, फिर उसके बाद देवरकदरा, महबूब नगर पार्लियामेंट में बहुत काम किया। फिर उसके बाद हुआ क्या कि अब जहाँ से जो मैं बिलोंग करता हूँ, जो मेरा हल्का है, वो 2009 में बना। ओके। पहले वो चवेला असेंबली में आता था। उसके बाद डिलिमिटेशन हुआ। राजेंद्र नगर की बात कर रहे हैं? हाँ, राजेंद्र नगर बना। राजेंद्र नगर में उसके बाद क्या हुआ, 2009 में वहाँ पर पार्लियामेंट इलेक्शन में हमारे जयपाल रेड्डी साहब जो है वहाँ पर एमपी इलेक्शन लड़े थे, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर। तो उस असना में उन्होंने मुझे देखा, उन्होंने मेरे एक्सपीरियंस को इस्तेमाल किया, मुझे गाइड किया। फिर उसके बाद हम वहाँ पर इलेक्शन जीत गए। इलेक्शन जीतने के बाद फिर वहाँ के जितने भी तरक्याती काम हैं मेरे हलक़े में, तो वो मेरे ज़रिए करवाते रहे और मैं भी उनके साथ बात करता रहा। तो ऐसे ही जो है काम करते रहे। फिर 2000 मेरे ख़्याल से 2018 के बाद से मैं ये डिसाइड करा कि मैं अब टोटली मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में जो है वक्त दूँगा। ओके। हाँ, तो 2018 से जो है मैं मुसलसिल हमेशा से मैं कोशिश किया कि मैं ज़्यादा तवज्जो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में मैं काम करूँगा। वहाँ पर जो है एक लीडरशिप तैयार करने की और वो सीट हमको निकालने की जो है जुस्तजू थी हमेशा से, क्योंकि कांग्रेस पार्टी वो सीट नहीं जीती अभी तक, जब से वो कॉन्स्टिट्यूंसी बनी। तो एक ज़िद है और एक तमन्ना है, एक आरज़ू है कि हम उसको जो है सीट को जीतना, इसलिए हम काम किए थे। इस दरमियान में इतने सालों के अरसे में कभी आपने कोई इलेक्शन लड़ा है? नहीं, मैं आज तक इलेक्शन नहीं लड़ा। इसकी कुछ ख़ास वजह? ख़ास वजह यह है कि देखिए, हम हमेशा कहीं ना कहीं ऑब्जर्वर रहे, कहीं ना कहीं इंचार्ज रहे। तो काम ऐसा मिलता गया कि हम किसी न किसी कॉन्स्टिट्यूंसी को देखना, किसी डिवीज़न को देखना, हम इसी में जो है मसरूफ़, जिम्मेदारियाँ थे। फिर उसके बाद हुआ क्या, फिर अब इलेक्शन लड़ने के लिए भी आपको जो है आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में भी आपको सपोर्ट चाहिए, आपकी लीडरशिप चाहिए, आपके पास कैडर चाहिए। बराबर। तो हमने क्या किया, 2018 में हमने स्टार्ट किया, क्योंकि जैसा कि हमारे हलक़े में मसला क्या था कि ये चवेला असेंबली भी जब था
तब से लेकर अब तक जो है वहाँ पर कांग्रेस पार्टी का ऑर्गेनाइजेशन बहुत कमज़ोर था शुरू से। ओके। क्योंकि एक बहुत बड़े हमारे एरिया में लीडर थे इंदिरा रेड्डी साहब और उनकी अहलिया थे सबिता इंदिरा रेड्डी मैडम बाद में। फिर वो लोग टीआरएस में जाने के बाद से बहुत बड़ा वैक्यूम पैदा हुआ हमारे पास। ओके। और सारी तमाम लीडरशिप हमारी चली गई बीआरएस पार्टी को, कुछ भी नहीं बची थी। तो उसके बाद हम ये डिसाइड करें कि हम यहाँ पर एक कैटर बिल्ड करेंगे। आपके हल्के में क्या? हमारे हल्के में कैटर बिल्ड करेंगे, वहाँ के लोगों को जो है पहले सदारा देंगे मेन बॉडी में, मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में, क्योंकि हमेशा से हम लोग को मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स से दूर किया गया था। तो मेरी ये जो कोशिश थी अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो पूरी हुई और हम मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में यूथ कांग्रेस जैसा कि आप जानते हैं उसमें भी हम लोग लड़कों को जो है लड़ाए, उनकी हौसला अफजाई की। उसके बाद मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में भी जो है मेन कमेटी से भी हम जो सदरे बने मोहल्ले के, फिर उनको फिर कॉर्पोरेटर टिकट भी दिया हमने। ओके। हाँ, कॉर्पोरेटर टिकट भी लड़के लेके आए, नहीं आप देना, इनको देना, ये काम कर रहे। बहुत सारे मुश्किलात का सामना करे, कैटर बनाए, काम करे। फिर अब वजूहात ऐसे हो गए थे कि अभी हमारे हलके में जैसा ये इलेक्शन से पहले, ये असेंबली इंतखाबात से पहले बीजेपी का कुछ ज़्यादा जो है दबाव था। ओके। तो हमारे लोग बोले कि देखो अगर तुम अपना नाम दाखिल करेंगे और तुम टिकट के लिए लड़ेंगे, वो मिलना नहीं मिलना वो बात की बात है, मगर बीजेपी को सीधा सीधा फ़ायदा होगा। बराबर। तो ये बात मुझे बुला के बात की है मेरे सीनियर्स और मैं सबसे बात किया था। तो उसके बाद से फिर मैं जो है मैं ये डिसाइड करा कि मैं कंटेस्ट नहीं करूँगा मेले का इलेक्शन। पिछले जो असेंबली इंतखाबात हुए थे। अगर आइंदा अगर फ्यूचर में अगर आपको मौका मिले जी तो क्या आप इलेक्शन लड़ेंगे? जी हाँ, बराबर लड़ेंगे इंशाल्लाह। और देखना पड़ेगा कि अभी बहुत सारे चैलेंजेस है अभी, जैसा कि हमारा जो मौजूदा जो हल्का है क्या ये वही शक्ल में रहेगा, वो भी एक बात है, क्योंकि डिलिमिटेशन होने वाले हैं। अब उसके क्या हिस्से होंगे, 1 होंगे या 2 होंगे या 3 होंगे, वो भी हमको मालूम नहीं है, क्योंकि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी बहुत बड़ी है, तकरीबन जो है 6 लाख आबादी है। जी और बराबर। काफ़ी जो है आप शादनगर से चालू हो रही है, चंदन गुट्टे तक जा रही है, फिर गच्चीबौली गोपनपल्ली तक है, गंडीपेट, वट्टे नागोलपल्ली, बहुत बड़ा एरिया है हमारा जी। तो अब देखना पड़ेगा कहाँ पर हम फोकस करना चाहिए, कैसा काम करना चाहिए। पार्टी के लिए काम करते रहेंगे। अगर पार्टी को दिखेगा कि हम लड़ने के काबिल है और लड़के जो है हमारी सीट निकाल सकते हैं, तो मुझे पूरा भरोसा है कि पार्टी हमको टिकट देगी। बराबर। शरफ साहब, चंद सवालात हैं मेरे जो मौजूदा हुकूमत जो कि आपकी है, तो इसी ताल्लुक़ से कि मूसा प्रोजेक्ट से लोग क्यों नाराज़ हैं? देखिए, नाराज़गी के मल्टीपल वजूहात हैं। सबसे पहले ये मूसा नदी का प्रोजेक्ट करना क्या ये वाकई में हमारे आवाम को फ़ायदा होगा या नुकसान होगा, पहले उसके ऊपर जायज़ा लेना चाहिए। सबसे पहले एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक हमारी कांग्रेस पार्टी ने ये खेला था। हमारे चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी साहब की ये जो है एक विज़न है। उमूमन हो क्या रहा है कि जितने भी इंटरनेशनल कंपनीज है उनकी हमेशा से तवज्जो, हमेशा से नज़र हमारे तेलंगाना में, शहर हैदराबाद में है। ये तो आपको मानना पड़ेगा। मगर हो क्या रहा है, क्योंकि यहाँ की आबादी बढ़ रही है तो हैदराबाद को एक्सपेंड किया गया मुसलसल, जैसा कि गच्चीबौली तक चले गए, फिर अब तो आउटर रिंग रोड तक हम टच हो गए। मगर इससे क्या है, शहर हैदराबाद के आवाम को कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि कई लोग बाहर से आके सेटलर्स बस गए। अब वहीं पर जो है उनका सिंडिकेट चल रहा, सिस्टम चल रहा, सब कुछ चल रहा। मगर शहर हैदराबाद की जो ब्रांड वैल्यू को उठाने का जो काम था वो बाकी रहा। बीआरएस पार्टी के दौर में कई सारे डेवलपमेंट नहीं हुए हैदराबाद में, शहर हैदराबाद में। मेट्रो रेल का जैसा एक हिस्सा है। तो चीफ मिनिस्टर साहब ने ये कोशिश की कि अगर मुझे हैदराबाद को आगे बढ़ाना है, इंटरनेशनल कंपनी से इन्वेस्टमेंट करवाना है, यहाँ पर रोज़गार पैदा करना है और हैदराबादी आवाम को फ़ायदा पहुँचाना है, तो क्यों ना मैं मूसा नदी का जो है रास्ते को इस्तेमाल करूँ क्योंकि ये 55 किलोमीटर का है, कि मैं शहर हैदराबाद में ही एक नया शहर बसाऊँगा। ये बहुत ही मास्टर स्ट्रोक है, बहुत ही अच्छी सोच है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इससे होगा क्या कि यहाँ के आवाम को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, काम मिलेगा, रोज़गार मिलेगा, और जो मूसा नदी के स्ट्रिप के पास के जो ज़मीनात है उसकी लैंड वैल्यू भी बढ़ जाएंगी। अब आप सोचिए, कमर्शियल जोन आएगा, वहाँ पर रेसिडेंशियल जोन आएगा, अम्यूज़मेंट पार्क्स आएंगे, स्पोर्ट्स क्लब आएंगे, बहुत सारे डेवलपमेंट, एक शहर बसेगा बाज़ हफ्ता। तो इसमें गलती क्या हुई
कि ये स्कीम को, ये प्रोजेक्ट को हम आवाम को जो है समझा नहीं पाए। जी। प्रॉब्लम यहाँ है कि अगर इस किस्म का जब हम प्रोजेक्ट, इतना बड़ा इक़दाम हम उठा रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल पर जो है, ग्लोबल लेवल पर जब बात होगी मूसा नदी डेवलपमेंट की, तो हमको ये चाहिए था आवाम के दरमियान में जाके ये प्रोजेक्ट को समझाना चाहिए था कि ये क्या है, इससे क्या होगा, और आप जो अपनी ज़मीना जो हमको देंगे और इसके बदले हम आपको क्या देंगे। तो एक क्लियरिटी रहना था जी, एक सिस्टम बनना था। तो वहाँ पर कम्युनिकेशन में हमारी मैं ये मानता हूँ बहुत बड़ी चूक हुई। मगर इतना बड़ा प्यारा प्रोजेक्ट जो है और इससे लाखों लोगों को फ़ायदा होने वाला है, और सबसे ज़्यादा फ़ायदा अगर किसी को होगा तो मैं समझता हूँ हैदराबाद के मुसलमान को होगा, इससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा। ओके। उनकी लैंड रेट्स, लैंड वैल्यू, एम्प्लॉयमेंट, कई सारे चीज़ें, बिजनेस, जो जिस चीज़ से हम 10 साल पीछे हो चुके थे, सबसे ज़्यादा फ़ायदा हम ही होने वाला है। मगर इसको समझा नहीं पाए। और क्या है, चीफ मिनिस्टर साहब भी जो है कोशिश ये करना चाहिए था कि इसको एक जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उसका अच्छा प्रोपेगेंडा करें, उसको जो है अच्छा आगे बढ़ाए। और उसका अभी शुरू हो गया है, अभी वैसे अभी बता रहे हैं, मगर ये काम पहले अगर होता था तो मैंने समझता था कि इतनी जो है अफरा तफरी का माहौल पैदा होता था। ओके। और अभी जो मेरा दूसरा सवाल है हाइड्रा के रिलेटेड, हाइड्रा में तकरीबन इलीगल कंस्ट्रक्शंस को डिमोलिश किया गया, तोड़ा जा रहा है, ठीक है। बताया ये भी जा रहा है कि पिछले 20 साल पुरानी, 25 साल पुरानी, कई तो अगर हम बात करेंगे मकानात की तो 70-80 साल पुराने मकानात भी हैं। तो इसका कसूरवार क्या बीआरएस को ठहराना ज़रूरी है? क्योंकि मैं सवाल इस वास्ते आपसे पूछ रहा हूँ शाहद साहब कि पिछले 10 साल सिर्फ प्रीवियस गवर्नमेंट हुकूमत फॉर्म की, ठीक है, उससे पहले के परमिशंस वगैरह कौन दिए थे? जब भी जो है ना कांग्रेस की हुकूमत थी, एक बार टीडीपी ने इख्तियार किया, फिर कांग्रेस ने इख्तियार किया। सिर्फ अगर बीआरएस पे अगर बात करेंगे तो उसने 10 साल हुकूमत की, जी हाँ, ठीक है। 20-20, 30-30 साल पुराने कंस्ट्रक्शंस को जो है ना डिमोलिश किया गया हाइड्रा के नाम पे। जी। तो इसमें कहाँ पे आप समझ सकते हैं कि भाई किसकी गलती हो सकती है? देखिए, गलती सबकी है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हम दूध के धुले हुए हैं, सामने वाले ही कसूरवार है। जितने भी गुज़िश्ता, अब ये जो मूसा नदी का जो हाल है, जो तालाबों का हाल है, ये आप समझते हैं कि सिर्फ एक 5 साल 10 साल में हुआ? नहीं, ये तो कई सालों से चलते आ रहा था। मगर किसी ना किसी को तो इनिशिएटिव लेना था। आज लो या आप आगे लो, आपको लेना तो पड़ेगा। तो ये इनिशिएटिव लेने की वजह यह है कि इन्वायरमेंट क्लियरेंस, साफ़ पानी, कमर्शियल जोन, कमर्शियल एस्पेक्ट्स है, बिज़नेस को बढ़ाने का है, एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने का है, कई सारी चीज़ें। इसमें मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि कसूरवार सिर्फ एक ही पार्टी थी, कई पार्टियाँ थी इससे पहले। तेलुगु देशम भी थी, कांग्रेस की, मगर कांग्रेस के टाइम पे अर्बनाइजेशन ज़्यादा नहीं हुआ। कांग्रेस का अगर आप दौर देखेंगे वाईएसआर का, कि अर्बनाइजेशन को पेश दिया हमने, मगर रूरल आंध्रा में भी हमारा ज़्यादा काम था। बराबर। ये काम जब अगर आप देखेंगे तो ज़्यादा तबाह करने में, अगर आप स्टैटिस्टिक्स निकालेंगे, अगर आप मेरे से बात करेंगे, तो तेलुगु देशम और बीआरएस के दौर में ज़्यादा हुआ। और बाज़ हफ्ते डेटा जो है हमारी कांग्रेस पार्टी ने, हमारे जो है डिप्टी सीएम ने, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये वाज़े कर दिया है तेलंगाना के अवाम के सामने, 2014 से लेकर 2024 तक का जो है कब्ज़ों का डेटा, इंक्रोचमेंट का डेटा बाज़ हफ्ता आवाम के दरमियान में है। आप वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तकरीबन जितने तालाब जो है कब्ज़े हुए हैं, कितने हुए, पहले कितनी एकड़ थी, आज कितनी एकड़ है, आज कितनी बची हुई है, उसके परमिशंस किसने दिए, सारे का सारा जो है डिटेल्ड सर्वे रिपोर्ट आवाम के दरमियान में मौजूद है। मैं एक आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप भी जो है वो रिपोर्ट को जो है आपके चैनल के ज़रिए आप भी एक बार जो है आवाम के दरमियान में रखिए, तो आपको इसकी असल हकीकत और असलियत मालूम होगी। इसके ऊपर ज़्यादा कांग्रेस पार्टी को तवज्जो देने की क्यों ज़रूरत पड़ रही। ओके। आपको जब समझ में आएगा, अब मेरे कहने से समझ में नहीं आएगा जी। तो ये एक मसला है और बहुत बड़ा मसला है। बड़े बड़े जो है कारोबार हुए, बड़े बड़े करप्शन हुए, बड़े बड़े ऑफिशियल्स इन्वॉल्व थे। अरे उसका आपको अंदाज़ा नहीं है। आपको जैसा कि मेरे हल्के में बहुत सारे जो है तालाब कब्जा हो गए मेरे हल्के में। एक हाइड्रा का जो सबसे पहले हुआ शास्त्रीपुरम हुआ,
बराबर। वो भी मेरे हल्के में आता। मंची रवोला ले लीजिए, नारसिंगी ले लीजिए, कोकापेट ले लीजिए, आप मइलार्देवपल्ली ले लीजिए, आप वहाँ के हाल देखिए, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स देखिए, मल्टी स्टोरी आप जो है बिल्डिंग्स देखिए, किसकी ज़मीन है भाई? ये गवर्नमेंट लैंड है पूरी, इसके परमिशंस किसने दिए? ये कौन से दौर में आए? और ये टाइम पे म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन किसके हाथ में था? कौन से ऑफिसर? आज क्यों, अच्छा आप देख सकते हैं आज के दौर में बीआरएस पार्टी के आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स को कोर्ट क्यों बुला रही है? आप अब वो भी तो देखिए ना। अब हमारे रंगारेड्डी के जो माजी में जो कलेक्टर थे आईएएस, उनके ऊपर भी कितने केसेस बुक हो गए, वो भी तो देखिए। इतने परमिशन आपने कैसा दिए? गाइडलाइंस क्या है इसके ऊपर? आप कैसा दे सकते हैं आप परमिशन? तो ये तमाम चीज़ें हैं, इसके ऊपर क्या है, कंप्लीट स्टडी रख कर एक जायज़ा लेना चाहिए हमको। उसके बाद मैं ये समझता हूँ कि नतीजे पे आना चाहिए, तो जब जाके जो है आवाम को हम बेहतर समझा पाएंगे। ओके शहजाद साहब, बेरोज़गारी के ताल्लुक से आप क्या कहेंगे? क्योंकि इलेक्शन से पहले तो कई वादे किए गए थे कि भाई पहले ही साल में जो है ना हम इतने लाख जो है ना नौकरियां वगैरह प्रोवाइड करेंगे। तो बेरोज़गारी का सवाल बहुत अहम है हमारे एम्प्लॉयमेंट। नहीं, वे एक ऐसा पेचीदा मसला है कि यकीनी तौर पर जो है बेरोज़गारी बहुत बड़ा इशू है आज के दौर में। अब इसको कैसा क्लियर करेंगे, कैसा नहीं क्लियर करेंगे? कांग्रेस पार्टी ने इक़दाम उठाया है, कई हज़ारों नौकरियों का जो है उन्होंने ऐलान कर दिया है और कई लोगों को नौकरी मिलना भी चालू हो गया, ऐसा नहीं है कि नहीं मिल रहे। अब मगर क्या है, इसके ऊपर जो है डिटेल एस्पेक्ट्स रखकर और इसके ऊपर बात होनी चाहिए, क्योंकि बेरोज़गारी इतना बड़ा मुद्दा है कि इसके ऊपर एक ही सेंटेंस में बात नहीं हो सकती, एक डिटेल इंटरव्यू होना चाहिए इसके ऊपर, क्योंकि इसके ऊपर कई सारे फैक्टर इन्वॉल्व है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स है और अपने एजुकेशन सिस्टम है। ये तमाम चीज़ों का अगर जायज़ा लेंगे तो जब हम ये नतीजे पे आ सकते हैं कि बेरोज़गारी का क्या मसला है। मगर मुझे जहाँ तक मालूम है और जहाँ तक मैं देख रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी जो साबिक़ा में जो हुकूमत थी बीआरएस पार्टी से कई दर्जे आगे जो है ये जो है बेरोज़गारी के मुद्दे पे जो है संजीदा है, मैं ये कहना चाहता हूँ। ओके सर, मुझे नेक्स्ट सवाल में गारंटी, जो 6 गारंटियों का जो वादा किया गया था, मैं समझता हूँ एक 3 से 4 गारंटी तो मुकम्मल हो चुकी हैं। उसमें 1-2 जो गारंटी पेंडिंग है अभी भी, मैं समझता हूँ कि भाई पेंशन में इजाफा और 2,500 रुपया जो ख़वातीन को देने का जो वादा किया गया था, नहीं इम्प्लीमेंट नहीं हुआ बोल के ऐसा नहीं है। उसमें से कई सारे स्कीम जो है इम्प्लीमेंट हुए हैं। उसमें सबसे बड़ा चैलेंज हमको आ रहा है कि राशन कार्ड एप्लीकेशंस को लेकर, क्योंकि जो साबिक़ा में जो बीआरएस पार्टी की हुकूमत थी बारी हुई, उसमें कई जो है लाख जो है एप्लीकेशंस को जो है रद्द किया गया और पेंडिंग रखा गया था। कांग्रेस पार्टी ये कोशिश कर रही है कि तमाम लोगों के साथ इंसाफ हो और पहले उनका जायज़ा लिया जाए। उसमें क्या है, टेक्निकल प्रॉब्लम आ रहा था, इसलिए फिर उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने क्या किया, डिजिटल कार्ड्स जो है राशन कार्ड में जो है तब्दील करने की कोशिश की और उसको वो इक़दाम जारी है, वो काम चल रहा है, हो चुका है, लॉन्च हो चुका है। तो अभी जो है सर्वे होगा, जायज़ा लिया जाएगा, तमाम लोगों को जो के एप्लीकेशंस लिए जाएंगे, उसके बाद देखेंगे उसमें जो कौन डिज़र्विंग है कौन नॉन डिज़र्विंग है, उनके भी हालात देखेंगे। और देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे जहाँ तक जानकारी है, बहुत ही जल्द जो है ये 6 गारंटियों की जो खुशखबरी है तमाम लोगों के दरमियान में आ जाएंगे और सबको मिलना शुरू हो जाएंगे इंशाल्लाह। और मेरा ही नहीं बल्कि सारे मुसलमानों का एक बहुत ही अहम सवाल है जी। अब तक 1 साल होने आया हुकूमत बनकर, क्यों अब तक एक भी मुस्लिम मिनिस्टर का नाम अनाउंस नहीं हुआ? क्या कोई इसके काबिल नहीं है या हुकूमत इसको नज़रअंदाज कर रही है? देखिए, इसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स है। अभी मिनिस्टर बनने के लिए सबसे पहले हमारे साथ हुआ क्या कि कोई मुस्लिम जो है एमएलए बना नहीं हमारे पार्टी से, जो कि एक बहुत अफसोस की बात है। नामपल्ली की टिकट दी गई थी, फिर हमारे कारवान दी गई, शबीर अली साहब को दिए थे। अगर फ़र्ज़ करिए इनमें से कोई जीत कर आते तो यकीनन जो है उनको मिनिस्ट्री दी जाती थी। और ऐसा नहीं कि साबिक़ा में कांग्रेस पार्टी ने कई माइनॉरिटी मिनिस्टर्स बनाए, ये आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम जी। फिर उसके बाद से फिर एमएलसी कोटा जो है हमारे पास लिमिटेड थे, जिसमें से भी कई लोगों को देने की जो है ज़रूरत थी, उसके तहत भी जो है नहीं दिया गया। और उसमें भी कई सीनियर लोग थे
जिनका नाम आना था, क्योंकि जो कंटेस्ट किए हैं उन्हीं को फिर एमएलसी दिया जाएगा, फिर उन्हीं को मिनिस्टर बनाया जाएगा, वो भी एक रिफ्ट आएगा। बराबर। समझे आप? तो ये बहुत सारी चीज़ें थे इसमें देखने जी की। जी जी। और जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है, बहुत जल्द जो है कांग्रेस पार्टी में आप देख सकते हैं तेलंगाना हुकूमत में एक माइनॉरिटी मिनिस्टर आपको देखने को मिलेगा। क्या एमएलसी कोटे से आमिर अली साहब का नाम सामने आ रहा है बार बार? देखिए, अब मैं पार्टी के फैसले और इंटरनल चीज़ों के ऊपर मैं नहीं बात कर सकता किसका नाम आगे आ रहा है। हमारे लिए खुशी की बात ये होगी अगर कोई भी एक माइनॉरिटी मिनिस्टर बन गया तो हमारे लिए वही काफ़ी होगा, वो चाहे कोई भी बने, ओके। तेलंगाना में कोई भी बने। मगर अफसोस का मुकाम ये है कि हमारे आवाम को भी ये मेरे ख्याल से समझना चाहिए, क्योंकि अब आज हमारी आवाम सवाल पूछ रही है कि क्यों जो है माइनॉरिटी मिनिस्टर नहीं है, माइनॉरिटी मिनिस्टर नहीं है। जब आपके दरमियान में एक सेकुलर पार्टी, एक नेशनल पार्टी से कैंडिडेट मुसलमान लड़ रहा है तो आपका एक फ़र्ज़ होना चाहिए था कि इसको आप जिताएं, ना कि वोट डिवाइड करें। अगर आज देखिए आप उसका क्या खामियाजा हम तमाम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं ना, अगर हमारे शबीर अली साहब अगर एमएलए जीत जाते तो जाहिर सी बात है वो आज मिनिस्टर होते। फ़िरोज़ खान अगर जीत जाते वो होते, और भी जो है कारवान के भी हमारे उस्मान भाई है वो भी जीत जाते तो वो भी एक मिनिस्टर होते। मगर आवाम को ये समझना चाहिए कि क्यों हमें सेक्युलर जमात और नेशनल पार्टी से कैंडिडेट्स को जिताना है, ताकि उनका जो है रास्ता आसान हो। आवाम को भी ये समझना चाहिए कि हमको एक एमएलए ऐसा जिताना है जो मिनिस्टर बन सके और मिनिस्टर बन के हमारे मसलों को हल कर सके। जी। तो मैं ये समझता हूँ कि ये वाकई में अफसोस का मुकाम है कि कोई मिनिस्टर नहीं है, हमको भी तकलीफ़ हो रही है। मगर जहाँ तक मुझे जानकारी मिली है कि महाराष्ट्र इलेक्शन के बाद इंशाल्लाह हमको एक मुस्लिम चेहरा तेलंगाना कैबिना में इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको दिखेगा इंशाल्लाह। जी। तो अभी मेरा अगला सवाल यही है कि गुज़िश्ता हुकूमत में कई मस्जिदें शहीद हुई। जी हाँ। उसके बाद में जब आपकी मौजूदा हुकूमत कांग्रेस में कई फसादात हो रहे हैं और मस्जिदें भी शहीद हो रही हैं। अगर मस्जिद शहीद की बात करूं तो मोइनाबाद की मस्जिद शहीद हुई। फसादात की अगर मैं बात करूं तो जैनूर फसादात वगैरह हुए, इसके संगात भी और कई फसादात हुए हैं। तो इन सब फसादात में या मस्जिद शहीदों में क्यों कांग्रेस एक अहम रोल अदा नहीं कर पा रही है मुसलमानों के फेवर में आकर? नहीं देखिए, और मेरा और एक भी ये सवाल है कि क्या वजह है कि अब तक के जो है सीएम साहब का कोई अफसोसजनक ना कोई ट्वीट आया आज तक इन चीज़ों पर, उन्होंने अफसोस जाहिर किया? देखिए ये जो मसला है मस्जिद शहीद होने का और बहुत सारे जो भी फसादात होने का, देखिए कोई भी हुकूमत ये नहीं चाहती कि वो जाकर जो है स्टेट को जो है स्टेट में फ़िरका परस्ती का बीज बोए। जी। हम लोग पागल नहीं हैं। जी। हम एक तेलंगाना में जो है हुकूमत चला रहे हैं और हम जिस तरीके से हुकूमत चलाएंगे उस तरीके से हमारी पार्टी, हमारे क्या कहते हैं स्टेट की जो है इकोनॉमी बढ़ेगी, लोगों को फ़ायदा होगा। अगर हम ही लोग जो है यहाँ पर जो है जुल्म फैलाएंगे, शरपसंदी फैलाएंगे, फ़िरका परस्ती फैलाएंगे तो हम बेवकूफ़ थोड़े ना है। हो क्या रहा है, शरपसंद गुंडा अनासिर लोगों की ये जो है काम है, बीजेपी के ज़रिए जो है ये काम हो रहा है और कई मामलात में इसमें बीआरएस पार्टी के भी कुछ लीडर हैं। और रही बात आवाज़ नहीं उठाने की, बात है कि मस्जिद जागीरदार जब शहीद हुई सबसे पहले मैं था जो आवाज़ उठाया। सबसे पहले आप मीडिया में देख सकते हैं कि मैंने इसका जो है नेक्सस क्या है, इसके पीछे कौन मुलविस है, इसके पीछे कौन कौन से ताकतें हैं, उसके ऊपर मेरा एक डिटेल इंटरव्यू है, बाज़ाब्ता वीडियो है, बाज़ाब्ता हमने किया। अभी हाल ही में हमारे हल्के जात में पैदा शाहपुर में एक खाना मस्जिद शहीद को जो है मुनज़्ज़म करने की कोशिश कर रहे थे, वहीं जाके बचा के आया। वहीं गया मुकामी अफराद के साथ, किसकी भी हमने जो है इसमें मदद नहीं ली, हमने किसी का भी जो है साथ नहीं लिया, हम खुद भी हम जाके बचा के आए। ऐसी बात नहीं है कि जो है हम खुद चाह रहे हैं कि हमारे मुल्क में अफरा तफरी का माहौल हो, हमारी रियासत जो है बदनाम हो, हम नहीं चाह रहे। अब ये शरपसंद गुंडा अनासिर है, हुकूमत को बदनाम करने की कोशिश है। ये जान के मूझ के मुनज़्ज़म तरीक़े से जो है ये प्लानिंग की जा रही है, बंद कमरों में ये जो है डिसीशन लिए जा रहे हैं, कैसे ये हुकूमत को हम बदनाम करें, कैसे हम इनके सियासी लीडरों को जो है बदनाम करके रुसवा करें आवाम के दरमियान में, ये सब मसले चल रहे हैं। मगर इसके ऊपर संजीदगी से हम तमाम लोगों को सोचना चाहिए। एक तो ये वाक़ई जो है काबिल मज़म्मत तो है, मगर इसको जो है कैसा हम जो है आगे
जो है हम ऐसे इक़दाम उठाएं कि फिर से ये वाक़ ना हो, जी ऐसे वाक़ ना हो। इसलिए जैसा कि मैंने अभी आपको कहा कि पेद्दा शाहपुर पे जैसा मैं एक मस्जिद गया, मुझे मालूम था कि वो ख़तरे में है, मुझे मालूम हो गया था। मैं ख़ुद गया बिना शोर शराबे के, मैं उसका कोई इशू नहीं बनाया, मैं कोई मीडिया को नहीं बुलाया। हम गए, मुकामी अफराद थे वहाँ पर, नमाज क़ायम की, अल्हम्दुलिल्लाह। और हुकूमत भी जो है हमको मदद कर रही है। इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट हमको लाइट दे रहा है, लोग मदद कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा है। मगर हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम जो है आँख और कान हमारे खुले रखें, हमारे औक़ाफ़ की जायदाद, हमारे मसाजिद के ऊपर जो है नज़र बनाए रखें। ये हमारा काम है, क्योंकि औक़ाफ़ की जायदाद के साथ हो क्या रहा है कि हमारे जितने औक़ाफ़ के जायदाद थे तमाम जायदादें जो है लूट गए। अब आप अगर आप औक़ाफ़ की वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको पूरा डेटा मिल जाएगा। जी अगर हम 77,000 एकड़ हमारी लैंड है तो उसमें से इंक्रोचमेंट कितना है? 95% इंक्रोचमेंट है, ठीक है। तो अभी हमारा इक़दाम ये होना चाहिए कि हमको हमारी ज़मीनें जो है वापस छीन के लेकर आना है। ये विजन होना चाहिए हमारा कि इसको प्रोटेक्ट करने की बात तो छोड़ दो, वक्फ बोर्ड का काम है कि औक़ाफ़ की जायदादों को प्रोटेक्ट करना। जो मुसलसिल जो है माजी में हर वक्फ बोर्ड जो है इसके ऊपर जो है नाकामयाबी मिली उसको। जी अगर वो लोग कामयाब होते तो हमारी औक़ाफ़ की जायदादें, तमाम मसाजिद, तमाम मदरसे, हमारे ख़बरस्तान जो है महफूज होते। ये हमारे असासे हैं, ये हमारी सिक्योरिटी है, ये प्रॉपर्टीज़ जो है हमारी सिक्योरिटी है। ये सिक्योरिटी क्यों है? ताकि जो है आवाम जो है बेरोज़गार नहीं रहना, भूखे नहीं रहना, किराए के घरों में नहीं रहना, क़र्ज़े में मुब्तला नहीं रहना, इसलिए बोल के ये जायदादें हमको दी गई। यही जायदादों की आप लोग तमाम लोग जो है तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर पाए। उसका ये सबब हो गया कि आज हमारे लिए कोई एक एसेट नहीं है जो हमारे बड़े बुज़ुर्ग हमारे लिए छोड़ के गए थे, ये हमारी तरक्की के लिए एसेट छोड़ के गए थे। तो आज ये मसला है कि हमको हमारे ज़मीनों को, हमारे जायदादों को वापस लेकर आना है, वापस लेकर आना है। इसको बचाने का अब मौजू चलेगा, ठीक है, वो दौर चलेगा इसको बचाने का। जैसा कि मैंने कई जो है जगह देखा है मैंने कि मस्जिद तो है 300 गज पे, जायदाद थी 8 एकड़, 8 एकड़ कब्जा हो गई, मस्जिद बची हुई है। नहीं, मस्जिद तो है ना, अब ख़बरस्तान जो है 1 एकड़ पे है, मगर जायदाद थी रिकॉर्ड में 10 एकड़, ठीक है जी। बात क्या है, आप हमारा फोकस सिर्फ मस्जिद, ख़बरस्तान, मदारिस इसके ऊपर है नहीं, हमारा फोकस तमाम जो है हमारी जो हदबंदी, जितनी बाउंड्री है, जितनी ज़मीन है, उसके ऊपर होना चाहिए। एक एक गज़ का जो है हमको जो है तहफ़्फ़ुज़ करना है जी, एक एक गज़ का। तो इसलिए मुझे मालूम है कि हमारा जो वक्फ बोर्ड है अभी जो डायरेक्शन में जा रहा है, बेहतरीन डायरेक्शन में जा रहा है अभी, क्योंकि मैं खुद जो है हाल में मिलकर आया, कल नहीं परसों ही जो है मैंने वक्फ बोर्ड का मैंने जाके जायज़ा लिया, मैंने एक इंस्पेक्शन किया मेरी तरफ से, मैंने देखा कि किस तरीके का काम हो रहा, बराबर हो रहा है, मगर थोड़ा एग्रेसिव अप्रोच चाहिए इसके लिए रूथलेस अप्रोच चाहिए। थोड़ा ये चीज़ें तब्दीलियाँ मैंने उनको बता दिया है, और थोड़ा सा जो है रूथलेस एग्रेसिव होकर अगर इसमें काम करेंगे तो तभी हम हमारे जायदादों को वापस लेकर आएंगे। और लीगल सिस्टम हमारा बहुत मजबूत करना है, इसमें बहुत तगड़ा करना पड़ेगा हमको लीगल, क्योंकि माजी में हमने देखा है कि हमारे औक़ाफ़ के केसेस जो है सुप्रीम कोर्ट में चले गए, हाई कोर्ट में चले गए, हमारे वकील हार गए, हमारे वकील जो है लड़ नहीं पाए हमारे औक़ाफ़ के जायदादों के ऊपर। तो औक़ाफ़ की जायदाद को बचाना ये सिर्फ हुकूमत का फ़र्ज़ नहीं है, हर एक अफराद, तेलंगाना के हर एक मुसलमान, हैदराबाद के हर एक मुसलमान का फ़र्ज़ है, क्योंकि ये हमारी सिक्योरिटी है बराबर। तो मैं ये समझता हूँ कि इसके ऊपर इक़दाम अच्छा हो रहा है, सोच अच्छी है। शाह साहब, मुझे आप ये बताएंगे कि क्या मोइनाबाद की मस्जिद दोबारा आबाद होगी कि नहीं, तो फिर हम अंबरपेट मस्जिद की तरह इंतज़ार कर लेते बैठे कि कब आबाद होगी, या फिर उसके ऊपर भी जो है ना पाबंदियाँ लग जाएंगी, सिक्योरिटी वगैरह? देखिए, मैं अभी आपको जो बोला, जो एग्रेसिव और रूथलेस अप्रोच होना चाहिए। अभी मोइनाबाद की जो जागीरदार मस्जिद है पुरानी ख़दीम, उसके ऊपर हुआ क्या, मुकामी अफराद और वहाँ के मंदिर के जो है कमेटी मिलकर डिसाइड कर रहे हैं कि इसका क्या किया जाएगा। मैं इसकी मजम्मत करता हूँ, मैं खुला बोल रहा हूँ। अगर हमारी हुकूमत अगर ये बातचीत में लगी हुई है तो मेरे हिसाब से ये काम गलत है। हमारी मस्जिद थी, हमारी जायदाद है, हमारी ज़मीन है, किसी भी सूरत हाल में हमको वापस चाहिए, ये अप्रोच होना चाहिए, ये मेरे दिमाग में क्लैरिटी है, ठीक है।
तो मैं ये बता रहा हूँ तमाम मेरे अहदेदारों को और तमाम मेरे पार्टी के लोगों को, इसके ऊपर कोई बातचीत सेटलमेंट नहीं। अब मुझे जहाँ तक जानकारी मिली है, मस्जिद जागीरदार के इश्यू में जो बाजू जो मंदिर है चिलकुर बालाजी का जो मंदिर है, वो लोग कह रहे हैं हम आपको इससे ज़्यादा ज़मीन दे देंगे, ऑल्टरनेट लैंड दे देंगे। ये तो बाबरी मस्जिद वाला किस्सा हो गया फिर। बराबर। ठीक है, अब ऐसे ही अगर हमारे जायदाद जाते रहेंगे, हमको इधर उधर गांव में फिर अजला में जो है फिर हमको 1 एकड़ 2 एकड़ दे देंगे, तो हमारी जायदाद का फ़ायदा क्या है फिर? और वक्फ बोर्ड का फ़ायदा क्या है फिर? वक्फ बोर्ड के प्रोटेक्शन का क्या फ़ायदा है फिर? हमारी जहाँ ज़मीन है वहीं ज़मीन है, जहाँ सर्वे नंबर है, जहाँ टाइटल है, वहीं पर हमारी ज़मीन है और वही ज़मीन हमको वापस चाहिए। इसके ऊपर नो कंप्रोमाइज़ वाला मामला होना चाहिए। बराबर। अब जैसा कि मैं एक बात बताता हूँ आपको, ऐसे ये किस्सा छोटा सा हुआ मेरे पास वाक़या शमशाबाद, एक छिल्ले के ताल्लुक़ से था। छिल्ला एक मज़ार थी, उसके साथ कॉन्ट्रैक्टर जो है उसको मुनज़्ज़म करके चला गया। अब कई लोग पैसे खाए, सब पूरा सिंडिकेट है वो, उसमें बाज़ाब्ता मुझे इत्तला मिली। मैंने कहा कि ये वक्फ बोर्ड प्रॉपर्टी है, गज़ेटेड प्रॉपर्टी है। ओके। छोटा भी मेरे ख्याल से एक बहुत ही छोटा मेजरमेंट है उसका, याद नहीं आ रहा मुझे, 4/5 का होगा। हाँ होगा, उससे बढ़ के, तो वो भी हमारे पास रिकॉर्डेड है ओके। वक्फ बोर्ड में। उसमें मोहल्ले वालों का क्या काम, उसमें मेरा और आपका क्या काम? मोहल्ले वाले डिसाइड करके बोल रहे हैं कि नहीं हम हटा के उधर रख देंगे, इधर रख देंगे। हुकूमत कर रहे हैं कि हम यहाँ रख देंगे हमारा। मैं बोला नहीं, यहाँ पर रिकॉर्ड में है, यहाँ पर निशानदेही हुई, यहाँ पर सर्वे हुआ, यहाँ पर जो इसका लोकेशन तय किया गया, यहीं पर ही बनेगा। तो मैं खड़ा रह गया, मेरी पार्टी के खिलाफ, मेरी हुकूमत के खिलाफ। ओके। मैं खुद खड़ा रह के जो है बनवाया। तो बात क्या है कि अब ये सब चीज़ों के ऊपर एक हमको स्ट्रॉन्ग अप्रोच चाहिए। हमारे दिमाग में क्लैरिटी होना चाहिए। हमारी जो ज़मीन है हमको वो वापस उसी शक्ल में चाहिए जिस शक्ल में हमको दी गई। अगर ये ऑल्टरनेट लैंड निकालते रहेंगे, अब तेलंगाना ख़त्म हो जाएगा, फिर कर्नाटक में जाके लिए बोलेंगे फिर, समझे? बराबर। अब ये मसला चलते रहेगा ये। जी। तो शाह साहब, मेरा अगला सवाल है, क्या वजह है कि जो पार्टीज और जो तंजीमों ने इलेक्शन से पहले कांग्रेस की तायद की थी, आज वही तंजीमें, वही पार्टी जो है नाखुश हैं कांग्रेस की? जी, आप देखिए, वो वजूहात वो लोग बता सकते। अब हमको तो इसके ऊपर कुछ कहने का जो है, मैंने समझता हूँ कि कुछ जायज़ होगा। अब उसके ऊपर वो लोगों को क्या है, तकलीफ़ क्या है और क्या नहीं है, वो उनको बेहतर मालूम। नहीं, कहीं ना कहीं वो समझते हैं कि जिस तरीके से जो वादे किए गए थे, जिस तरीके से मुसलमानों को जो दिलासे दिए गए थे, उनके हक़ में जो बातें की गई थी, वो फुलफ़िल नहीं हो पा रहे हैं। नहीं, देखिए, अभी क्या है, फुलफ़िल नहीं हो पा रहे हैं, आप जो कहना भी गलत है और इसमें कमी भी है। वो भी एक बात को आप देखिए, मैं वो उस बात को तस्लीम कर रहा हूँ कि कहीं ना कहीं कमी रह रही है, उस कमी को पूरा करना है। और इंशाल्लाह हमको पूरी उम्मीद है कि हमारी पार्टी जो है इन तमाम चीज़ों का जायज़ा लेगी, जायज़ा लेके जो है हम इसके ऊपर जो है काम करेंगे और तमाम तबक़ात को साथ लेकर जो है काम करेंगे। और हम नहीं चाहते कि कोई भी तबक़ा, चाहे मुसलमान हो या दलित हो, कोई भी हो, वो पीछा रह जाए। क्योंकि कोई भी तबक़ा, अब जबकि जो एक मुसलमान तबक़ा एक बहुत बड़ा तबक़ा है तेलंगाना में, कोई मामूली तबक़ा नहीं है जी, कोई 5-10 लाख की आबादी नहीं है। बराबर। तो उनको नेगलेक्ट करके हम तेलंगाना रियासत की तरक्की होना मुमकिन नहीं है। आप कितना चाहे आप जो है मुनज़्ज़म तरीक़े से ये इस कौम को दबाने की कोशिश करो, सियासी फ़ायदे लेने की कोशिश करो, कुछ भी कर लो, है तो आवाम पॉपुलेशन, बराबर, है तो टैक्स पेयर, बराबर, ठीक है। तो ऐसी अप्रोच कांग्रेस पार्टी की नहीं है। हाँ, थोड़े तंजीमें हैं, उनको तकलीफ़ हो रही है और मुझे यकीन है कि हमारी पार्टी उनको रीच आउट करेगी, उनसे बात करेगी और बातचीत करने का दरवाज़ा तो खुला है। आप आइए, अपनी बात रखिए। सेक्रेटरीट खुला है, गांधी भवन खुला है, हमारे मिनिस्टर्स बैठ रहे हैं, बात कर रहे हैं, आपके अप्रोच में हैं, कम्युनिकेशन। ऐसा तो नहीं है ना केसीआर की तरह फार्म हाउस में बैठे थे। आवाम के दरमियान ही है। अच्छा भी हम सुन रहे हैं आवाम के दरमियान में, बुरा भी हम ही सुन रहे हैं। क्यों सुन रहे हैं? क्योंकि हम आवाम के दरमियान में हैं। ओके, उनके रीच में है। तो वो रीच है, वो रीच होना अभी फ़िलहाल जो इम्पोर्टेंट है, बराबर, वो कायम रहना। गुज़िश्ता प्रीवियस पार्टी बीआरएस इल्ज़ाम हमेशा से ये लगाती आ रही है हुकूमत पर, कांग्रेस पे, कि रेवंत रेड्डी कुछ सेल्फ डिसीजन नहीं ले पाते हैं
जिसकी तरफ से उन्हें बार बार दिल्ली जाना पड़ता है। ये बात किस हद तक सही है? देखिए, बीआरएस पार्टी का इल्ज़ाम कभी यह है कि रेवंत रेड्डी अपने आप डिसीजन ले रहे, कोई कैबिनेट की नहीं सुन रहे। फिर एक तरफ ये है कि वो अपनी तरफ जो है अपनी डिसीजन नहीं ले रहे, दिल्ली की सुन रहे। अरे उनकी सवाल में ही जो है एक जो है बहुत बड़ा कुछ 2-3 सवाल पैदा हो रहे हैं। देखिए, ये नेशनल पार्टी है, दिल्ली तो हमको जाना पड़ेगा, हमारी पॉलिसी से, हमारी पॉलिसी होते हैं, एआईसीसी है और एक सिस्टम चलता है हमारी पार्टी का। ऐसा एक घर में जो है हमारी बातचीत नहीं होती। हमारी पार्टी बड़ी है, हमारे ऑब्जर्वर्स हैं, इंचार्जेस हैं, उनके ऊपर छोड़ा जाता है कई मामले, उनसे भी हमको जो है उनको बताना पड़ता है हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। ये सिस्टम है, हमारी पार्टी का ये सिस्टम है, ये डेमोक्रेटिक सिस्टम है। ऐसा नहीं है, वन मैन शो नहीं होता जी। सभी लोगों का जो है इसमें अमल दखल होता है। और कई लोग जाके जो है कोई दिल्ली में जो अपने राय मशवरे देते हैं, कुछ लोग यहाँ स्टेट में देते हैं, उसके ऊपर अमल होता है। चीफ मिनिस्टर है और पार्टी के जो है हमारे कद्दावर नेता हैं, उनको तो जाना पड़ेगा दिल्ली। अब केसीआर जब थे, क्या वो दिल्ली को नहीं गए? मैं अब से नहीं, तेलंगाना स्टेटहुड पाने से पहले क्या वो जाके सोनिया गांधी से मिल के नहीं है? बाज़ाब्ता पूरी फैमिली जाके मिल के रही। यहाँ तक कि मर्जर के लिए जो भी है जो है उन्होंने पेशकश की, जाते रहे। तो अब हम पे क्यों तनकीद करें? हमारा पार्टी का इंटरनल मामला है। तो बीआरएस वालों को ये तमाम चीज़ों से दूर रहना चाहिए, अपने घर में जो है चिराग लगाएं, बाहर का मत देखें। मैं एक सलाह देना चाहता हूँ। शाहब साहब, अब मैं कुछ सवालात आपके हल्के राजेंद्र नगर के करूँगा। तो मुझे बताइए, आपने पिछले अपने इंटरव्यूज़ में बताया था, जब इलेक्शन नहीं हुआ था, इलेक्शन के दौरान में आपने बताया था कि राजेंद्र नगर को बार नगर आपने कहा था। तो इस बात की क्या सच्चाई है? देखिए, अब ये बातें कैसे हैं यकीनन हमारे राजेंद्र नगर में तकलीफ़ थी हमको, अभी भी है। कि मुकामी एमएलए और बीआरएस पार्टी की तरफ से क्या हो रहा था कि मुनज़्ज़म तरीक़े से जो है बार, बेल्ट शॉप, लिकर शॉप, इनके ऊपर ही ज़्यादा उनकी तवज्जो थी, ना कि डेवलपमेंट के ऊपर। और आप मेरे हलक़े आएंगे तो आप देखेंगे हर चौरस्ते पे एक शराब की दुकान है, इधर चले जाओ शराब मिलेगा, उधर जाओ शराब मिलेगा, आमने सामने भी शराब की दुकान है। तो हमारे पास जो है शराब की दुकानों के ऊपर नो कॉम्प्रोमाइज़ वाला मामला राजेंद्र नगर में रहा। तो मुझे तकलीफ़ हुई और मैंने मेरे इंटरव्यू में मैंने एक जलसे में मैंने कह दिया कि राजेंद्र नगर अब राजेंद्र नगर नहीं रहा, अब ये बार नगर में तब्दील हो चुका है। तो यकीनन हुआ है और हमको तकलीफ़ है और तमाम लोगों को मालूम है। वो तो देखेंगे आगे कैसा होता, हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं इंशाल्लाह। आपने जब ये अल्फाज कहे थे, जब भी आपके एमएलए वही थे और आज भी आपके हलके के एमएलए वही हैं, लेकिन पार्टी चेंज हो गई है। पहले वो बीआरएस में थे और आज वो कांग्रेस में है। तो क्या अभी भी उनका रद्द अमल वैसा ही है? अब देखिए, रद्द अमल क्या है क्या नहीं है, अब वो अलग बात है, अलग मौजू है। हमारे साथ हम समझते हैं कि नाइंसाफ़ी हुई, ये बात तो तय। मैं ये बोलने के लिए जो है एतराज़ नहीं करूँगा, मैं ये खामोश नहीं होगा। जिन लोगों से 10 साल हम लोग लड़े, जिनके ख़िलाफ़ हम 10 साल जद्दोजहद करें, हम कांग्रेस का खड़वा पहन के घूमते थे तो हम पर हंसते थे, मजाक उड़ाया जाता था, अरे ये पागल बेवकूफ़ है, दीवाने हैं, ये घूम रहे हैं। हमारे ऊपर केसेस हुए, हम जेल को गए, हमारे असासे चले गए। आज भी मैं कोर्ट के और पुलिस स्टेशन के चक्कर काट रहा हूँ, आज भी। आज भी मेरा ये काम चल रहा है। आज भी जो है मेरे असासे, मेरे प्रॉपर्टीज़ को जो है गलत तरीके से जो है उसको जो है सताया गया, परेशान किया गया। अब वही लोग जो है हमारे घर में घुस के आके हम ही के ऊपर राज कर रहे हैं, तो हमको तकलीफ़ तो होंगी ना सब। हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम झंडा पकड़ के घूमे, मामूली कार्यकर्ता है। हमारे साथ इतना जुल्म कर देने के बाद, यहाँ तक कि हमारे पास कत्ल भी हो गए, कत्ल के वारदातें भी हो गई, पॉलिटिकल मर्डर्स हुए हमारे पास। इतना हमारे मेरे ऊपर ही जो है कई बार हमला हुआ। आपके ऊपर भी कातिलाना हमला हुआ? मेरे ऊपर भी कातिलाना हमला हुआ, मेरे ऊपर भी बहुत सारी चीज़ें हुई। अब होने के बाद यही जो है लोग जो है हमारी पार्टी में आके अब हमारे ऊपर ही जो है बदले ले रहे। बदले का सिलसिला तो जारी है, वही हो रहा। जब बीआरएस पार्टी में रह के आप हमारा खराबा करें, अब कांग्रेस में आके आप हमको तकलीफ़ पहुंचा रहे, तो ये चीज़ की तो हमको तकलीफ़ है और ये इस चीज़ को हमने पार्टी को बताया है।
देखिए बात क्या है, हम अपने बलबूते पे तेलंगाना में हुकूमत में आए, जी हम किसी का भी साथ नहीं लिए, जी किसी भी जमात का साथ नहीं लिया, हम बराबर। अपने बलबूते पे आए। तो हमको ये तकलीफ है कि क्यों हमको ये ज़रूरत महसूस- पड़ रही है कि ये तेलुगु देशम बैकग्राउंड वाले, बीआरएस बैकग्राउंड वालों को आप जो है कांग्रेस पार्टी में लेकर आ रहे हो। जी ज़रूरत क्या है भाई? हम लोग हैं ना, हमने मेहनत की भाई, हमने काम किया, उसके बावजूद जो है आप लेकर आ रहे हैं और इन्हीं को जो है हमारे ऊपर जो बिठा दिए ला के फिर वापस। ये चीज़ की हमको तकलीफ है, इसके ऊपर हमको एतराज़ है। दूसरा कोई एतराज़ नहीं है कि हमको चेयरमैन नहीं दिए, हमको मेंबर नहीं दिए, हमको मिनिस्ट्री नहीं दी, हमको एमएलसी नहीं दी। ये मुझे इस बात की तकलीफ ही नहीं है, हमको चाहिए नहीं वो। ओके हमको क्या चाहिए? हमारी स्पेस, बराबर। हमारी स्पेस हमको चाहिए, हमारे कार्यकर्ताओं का तहफ़्फ़ुज़ चाहिए, लोग मेहनत करें हमारे पास। आपको अब मेरे हल्के में मैं आपको एक बात बताता हूँ, हमारे पास एक कसीर मुसलमानों की तादाद है, बराबर। उनके ऊपर हमारी पार्टी आज तक कभी फोकस नहीं करी। मैं खुला बोल रहा हूँ, ओके जितने भी लीडर आए कोई जो है फोकस नहीं करे। क्यों? उनको उम्मीद नहीं थी भाई यहाँ का वोट पूरा अम्माइन को जाता। ओके हमको हाईएस्ट वोट आए थे होंगे 1500-2000, इतनी बड़ी आबादी में, अम्माइन की आबादी में, ठीक है। इस दफ़े हम 5 साल वहाँ काम करें, 5 साल वहाँ रेगुलर काम करें, अपनी टीम बनाए, मूवमेंट बनाए, जलसे करे, अम्माइन के हलकों में, एरियो में, क्रिटिकल एरिया में जहाँ पर मर्डर होते रहते हैं, वहाँ पर हम जो है ठहर के माइक लगा के तकरीरें दिए। शुरू में 5-10 लोग ही आए, 20 लोग आए, उसके बाद 100-500 हज़ार की तादाद में भी लोग आना शुरू हुए। ओके ये मूवमेंट हम चलाकर हम कांग्रेस पार्टी के लिए ये असेंबली इंतखाबात में 15 से 16 हज़ार वोट लेके आए वहाँ से, राजेंद्र नगर से। राजेंद्र नगर में, एमआईएम बेल्ट से। उसका सबब ये हुआ, जो पार्टी जो 50-60 हज़ार वोट लिया करती थी, वो पार्टी अब 20 हज़ार वोट पे आ गई ओके हमारे पास, हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में। तो उसके बावजूद इतना मेहनत करे हमारे कार्यकर्ता, इतने मरे, इतने परेशान हुए, पुलिस में जो है पुलिस वालों के जुल्म सहे और मोहल्ले वालों का, घर वालों का, रिश्तेदारों की तनकीदें सहे, उसके बाद आप वही लोगों को लेकर आ गए, बराबर। अब वही लोग वापस आ गए। अब आकर जो है फिर वही जो है उनका रवैया है। अब वो तो बदला निकालेंगे ना। अभी जो पिछले जी। असेंबली का जो रिजल्ट का जो हुआ था, वो तो बदला अब हमारी पार्टी में, हमारे घर में घुस के अब हमसे बदला निकाल रहे लोग। ओके हाल में ही हम पे ऊपर जो है कैसा बुक हुए फिर ये हफ्ता पहले। क्यों हो रहे भाई? इसलिए हम काम कर रहे पार्टी के लिए, इसलिए हम जद्दोजहद करें पार्टी के लिए इतने सालों से। मैं तो खैर 4-5 दिन में, ये 1-2 इलेक्शन में पार्टी में जो है शामिल हुआ सा वाला नहीं हूँ। जी मैं तो कब से हूँ पार्टी में, मैं तो मेरी पूरी लाइफ लगा दिया पार्टी में, अभी भी लगा रहा हूँ पार्टी में मेरी लाइफ। फिर हमको तो तकलीफ होंगी ना भाई, हम तो कहेंगे ना। अब ये जंग जारी है, अब जारी रहेंगे, अब देखेंगे वो लोग क्या करेंगे क्या नहीं। मगर मेरी पार्टी से मुझे उम्मीद है कि पार्टी इसके ऊपर जो है कोई एक्शन लेगी और हमारा भी तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए। आपने अपने सीनियर से कभी इसकी शिकायत की है? देखिए, हमने शिकायत की है, बाज़ाब्ता हमने बात रखी है, ये ACC में भी बात रखी है, यहाँ पर भी बात रखी है। हमको ज़रूरत नहीं है लोगों की, हम लोग खुद मुख्तार हैं, हम काबिल हैं, हमारे बलबूते पे हम पार्टी को जो है पावर में लाए। KCR के 10 साल के रूल को ख़त्म किया हमने उनके डिक्टेटरशिप को ख़त्म किया। हमको किसकी जो है ज़रूरत है? ये लोग ही जो है हमारे ऊपर अजाब ढाए। अब यही लोग जो है इख्तिदार में आके जो है पावर एंजॉय कर रहे हैं, आप जो है कोने में बैठो बोले तो कैसी बात है ये? बराबर। ये बात गलत है ना। अच्छा, मेरे हल्के में तो डबल प्रॉब्लम है। बाज़ जगह क्या हुआ, BRS आ गई, ठीक है, बाज़ जगह मुकाम पे तेलुगु देशम बैकग्राउंड के आ गए। मेरे हल्के में तो MIM भी ला लिए आप, BRS भी ला लिए आप। अब आप समझो हमारे राजेंद्र नगर में हमारे ऊपर क्या जुल्म हो रहा है। आप थोड़ी देर सोचो इसके बारे में। हमारे पास BRS MLA भी आ गए, MIM के साथ भी आप अलायंस कर लिए। ना हमको इधर भागने की जगह है, ना हमको उधर भागने की जगह है। अच्छा, समझे आप? फिर भी हम लड़ रहे, हम लोग मुत्तहिद है, हम लोग फाइट कर रहे हैं। हमारी पार्टी है, हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं के इंटरेस्ट की तहफ़्फ़ुज़ करना, ये हमारा एम है। बराबर। और ये इसके ऊपर नो कॉम्प्रोमाइज़ वाला मामला रहेगा हमारा। चाहे हमको हमारी पार्टी से लड़ना पड़े, चाहे मुकामी पार्टी से लड़ना पड़े, किसी भी लड़ना पड़े हमको,
हमारी पार्टी कार्यकर्ताओं का वेलफेयर सबसे ऊंचा होना चाहिए, ना कि ये बीआरएस, तेलुगुदेशम, बीजेपी और मजलिस से ऐसे लोगों का होना चाहिए। पहली तरजीह हमको दिया जाना चाहिए, यह हमारा सवाल है। ओके, सो आखिर में शहाब साहब, आप अपने राजेंद्र नगर हल्के के लिए कुछ मैसेज देना चाहते हैं? नहीं, कुछ नहीं, मैसेज क्या है कि काम करना है, बहुत सारी चीज़ें हैं और बहुत तरक्की के काम बाकी है और हम काम करेंगे और आवाम के दरमियान में रहेंगे। और सबको मालूम है कि मेरे से रब्ता क़ायम करते रहते हैं, मेरे ऑफ़िस को मालूम है लोगों को। और मेरे ऑफ़िस में अगर आप आके देखेंगे मेरे हल्के में, तो आप देखेंगे मेरे ऑफ़िस में कि एमएलए के ऑफ़िस से ज़्यादा लोग अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास होते हैं। ओके, आवाम मेरे पास आती है और लोग आते हैं। अब जैसा कि हमने कहा कि हम इतना बड़ा वोट बैंक लिए हैं, इतना बड़ा हमारे पास वर्कफोर्स है, कैटर है, तो आप समझ सकते हैं कि हमारे पास क्या लेवल का जो है अवामी मसाइल को दूर करने के काम होते होंगे। तो अब एक बार मैं भी आपको इनवाइट कर रहा हूँ कि एक बार आप मेरे हल्के में आइए और मेरे साथ सर्वे करिए और वहाँ पर क्या काम बाकी है, क्या काम नहीं है, उसके ऊपर हम मुसलसल जो है हुकूमत से राब्ते में हैं और हम काम करवा रहे हैं। और आवाम को ये कहना चाह रहे हैं कि घबराने के, डरने की ज़रूरत नहीं है। हाइड्रा वगैरह ये जो है टीआरएस पार्टी, बीआरएस पार्टी की तरफ से जो है, बीजेपी की तरफ से ये मौजू को लेके जो है आवाम को डराने की कोशिश कर रहे हैं। इससे कोई इफ़ेक्ट होने वाला नहीं है। आवाम के दरमियान में जब तक ओरिजिनल कांग्रेसी जब तक मौजूद है, आवाम के साथ कोई भी बुरा नहीं होगा, कुछ भी गलत नहीं होगा। हम जैसे लीडर मौजूद हैं आवाम के दरमियान में, उनके साथ नाइंसाफ़ी तो हम ख़त्ई होने नहीं देंगे। उनके साथ तो हम नाइंसाफ़ी ख़त्ई होने नहीं देंगे। चाहे हमको किसी भी चीफ मिनिस्टर, किसी भी प्राइम मिनिस्टर से लड़ने की अगर ज़रूरत पड़े, हम लड़ने के लिए तैयार हैं। चाहे हमको अपनों से भी लड़ना पड़े तो हम लड़ने के लिए तैयार हैं, मगर आवाम के साथ जो है नाइंसाफ़ी हम नहीं होने देंगे। क्योंकि हमारी वाबस्तगी भले ही पार्टी के साथ है, मगर हमारी जिम्मेदारी और हमारा पहली वाबस्तगी हमारी आवाम के साथ है। बराबर, ठीक है। हमारा जो एलिजेंस है, हमारी जो लॉयल्टी है, वो आवाम के साथ पहले है। आवाम खुश तो हम खुश, बराबर। अगर आवाम तकलीफ़ में तो हम तकलीफ़ में। जब तक कांग्रेस पार्टी रहेंगी, आवाम के मुद्दे, आवाम के मसले, आवाम के मसाइल के ऊपर आवाज़ उठाना ये कांग्रेस पार्टी का जो है बुनियादी काम है। बराबर। इसलिए ओरिजिनल कांग्रेसी का काम इख्तिदार नहीं है। ये पावर में इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर जंपर आते रहते, जाते रहते। हम कांग्रेस के असली है, हम असली कांग्रेसी हैं, हम असली कांग्रेसी थे, है और हमेशा रहेंगे। हम किसी भी जमात से नहीं आए, ना तेलुगुदेशम से आए, ना बीजेपी से आए, ना मजलिस से आए। हमारी शुरुआत ही कांग्रेस से हुई। तो ऐसे कई लीडर हैं, मैं अकेला नहीं हूँ, ऐसे कई लीडर हैं। और हमको ये कहने में हमको जो है गर्व महसूस होता, हमको शर्मिंदगी नहीं होती। हम जब बीआरएस पार्टी इधर रूल में थी 10 साल, कांग्रेस के ऊपर मजाक उड़ाया जाता था, एक एक लीडर के ऊपर हम पे हंसा जाता था, तभी भी हम जो है मायूस नहीं हुए। तभी भी हम कांग्रेस पार्टी का झंडा पकड़ के घूमते रहे। तो हम जैसे लोग जब तक है, जब तक जिंदा है, कांग्रेस पार्टी को कभी नुकसान नहीं होने देंगे बैरूनी ताकतों से, इंशाअल्लाह। चलिए नाज़रीन, तो अभी आप सुन रहे थे शहाबुद्दीन साहब को, जो बहुत ही बेबाकी से इन्होंने मेरे सवालात का जवाब दिया। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, हमें सपोर्ट कीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में कुछ नए चेहरे के साथ। खुदा हाफिज़।